इस उच्च श्रृंखलता के कान कल परसों पकड़े ही जाने वाले हैं। अंतरिक्ष में भ्रमण करती उच्च श्रृंखल उल्काएं इतनी विचित्र हैं कि अपनी जिंदगी मौत का विचार किए बिना उस यात्रा पर निकल पड़ती हैं जहां जाए बिना उनका काम बराबर चलता रह सकता है। किंतु उच्च श्रृंखलता तो उच्च श्रृंखलता ही होती है। छोटा सो बड़ा खोटा वाली कहावत इन पर पूरी तरह लागू होती है। अपनी और दूसरों की हानि का विचार किए बिना जिन्हें कुछ भी कर गुजरने का जोश उठता है, उन्हें कौन समझ सकता है, और वे सुनते भी किसकी हैं। यूनान की पौराणिक गाथाओं में एक ऐसे दुस्साहसी युवक का उल्लेख है जो नकली पंख लगाकर सूर्य से मुलाकात करने निकल पड़ा था। बहुत ऊंचा उड़ने पर उसके मोम से चिपके पंख जल गए और औंधे मुंह समुद्र में आ गिरा तथा उसी में उसका अंत हो गया। इस युवक का नाम था इकोरस। ठीक ऐसा ही एक उल्कापिंड इन दिनों खगोलवेत्ताओं ने देखा है, जो कभी सूर्य के और कभी पृथ्वी के इतने निकट आ पहुंचता है कि अब मरा तब मरा ही होती रहती है। चपेट में आया तो यह बुध, मंगल अथवा शुक्र से भी टकरा सकता है। यह कई बार इनकी कक्षाओं में भी जा घुसता है। सूर्य के सबसे निकट जा पहुंचने वाले पिंडों में इस अकेले ने ही कीर्तिमान स्थापित किया है। उस परिधि में पहुंचकर वह तपता हुआ आग का गोला ही बन जाता है। कभी वह इतनी दूर चला जाता है जहां शीत की अति होती है। ऑस्ट्रेलिया के खगोल शास्त्रियों ने इकोरस की गतिविधियों को देखते हुए उसके पृथ्वी से जा टकराने की आशंका व्यक्त की थी। यदि वह भविष्यवाणी सही निकलती तो लाखों वर्ग मील जमीन में गहरा गड्ढा होकर भयंकर आग लग जाती और करोड़ों मनुष्यों का सफाया हो जाता। सन 1908 ईस्वी में मात्र 300 मीटर व्यास का एक उल्कापिंड साइबेरिया के जंगल में जा गिरा था और उसने अणुबम विस्फोट जैसे दृश्य उपस्थित कर दिए थे। इकोरस का कलेवर तो इससे हजारों गुना बड़ा है। इस इनडिसिप्लिन उच्च श्रृंखलता के कुचक्र में फंसी हुई और भी कई उल्काएं इससे पहले भी देखी गई हैं। हिडाल्गो, इरोस, अल्बर्ट, ओलिंडास एओर, अपोलो, एडोरस, हर्मेस आदि उल्काओं की गतिविधियां भी ऐसी ही पाई गई हैं। उनके ऊपर वैज्ञानिकों का ध्यान बराबर बना रहता है। वे पृथ्वी के इतनी निकट आ पहुंचती हैं और ऐसी विचित्र कक्षाओं में घूमती हैं कि सदा टकराव का खतरा बना रहता है। करोड़ों वर्ष पूर्व मंगल और बृहस्पति के बीच में एक विशालकाय ग्रह था। वह भी ऐसे ही अपनी शालीनता छोड़कर किसी ग्रह से जा टकराया और चूर चूर हो गया था। यह उल्कापिंड उसी की टूटी फूटी हड्डियों से उपजे भूत प्रेत हैं और अपने बाप की तरह ही किसी से भी सिर फुड़वाने के लिए उतावले रहते हैं। इनमें से इगेस की लंबाई 15 मील और चौड़ाई 5 मील नापी गई थी। इसी से थोड़ी न्यूनाधिक मात्रा में उपर्युक्त उल्कापिंड था। सन 1938 ईस्वी में हर्मेस जब धरती के निकट से गुजरा था तो संसार भर के अखबारों ने उसकी आशंका डरावने शीर्षकों में व्यक्त की थी, जैसे संसार के सर्वनाश में 5 घंटे की देर, पृथ्वी से टकराने के लिए चल पड़ा एक क्षुद्र ग्रह। समझा जाता है कि इकोरस पृथ्वी वालों को तो डराता धमकाता भर ही रहेगा, पर किसी दिन सूर्य को जिह्वा निकालकर और अंगूठा दिखाकर चिढ़ाने वाला यह उद्दंड उसकी पकड़ में आ गया तो फिर उसका भुरता बनकर ही रहेगा। इनडिसिप्लिन उच्च श्रृंखलता सदा नहीं रह सकती। समय उसके कान पकड़कर करारे तमाचे कल नहीं तो परसों लगा देगा और उसकी सारी शेखी धूल में मिल जाएगी। संघबद्धता एक ऐसा तत्व है जिससे न केवल जीवित प्राणी
क्रमिक विकास की दिशा में अग्रसर होते हैं, वरन निर्जीव समझे जाने वाले तत्वों में भी सुव्यवस्था रहती है। विशृंखलित विसंगठित होने पर मनुष्य जाति को कब कब कितने संकटों और दुर्भाग्यों का सामना करना पड़ा है, इसकी साक्षी इतिहास का हर पृष्ठ देता है। मानवीय विशेषताओं में उसकी प्रधान विभूति चिंतन परायणता, विचारशीलता नहीं वरन सहयोग की भावना है। उसी के आधार पर मिलजुल कर काम करना व साथ साथ पारस्परिक स्नेह सौजन्य प्रदान करना संभव हो सका है। यही वह आधार है जिसके कारण विविध प्रगति की संभावनाएं सामने आई हैं। सहयोग से अनुशासन का विकास होता है और हर किसी को अपनी मर्यादा में रहने के लिए स्वेच्छापूर्वक अथवा नियंत्रण में आबद्ध रहना पड़ता है। यहीं से समाज व्यवस्था आरंभ होती है और यहीं से प्रगति की विभिन्न संभावनाओं का पथ प्रशस्त होता है। एकाकी उच्च श्रृंखलता में अहंता का पोषण हो सकता है, पर उसमें स्वयं के लिए और अन्य सभी के लिए विपत्ति ही उत्पन्न होती है। अकेलेपन की स्वार्थ भरी संकीर्णता मनुष्य जाति को असीम क्षति पहुंचाती रही है और उससे अवांछनीय तत्वों को, अपराधी ध्वंसात्मक प्रवृत्तियों को प्रश्रय मिलता रहा है। ये दृश्य अन्य प्राणियों में भी देखे जाते हैं। जिनमें असहयोग पनप रहा होगा वे अपने अस्तित्व को संकट में डाले रहे होंगे। इतना ही नहीं, जहाँ कहीं उनका संपर्क होगा वहाँ भी विपत्ति उत्पन्न कर रहे होंगे। दृष्टि विस्तार करके इस तथ्य को कहीं भी प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। आकाश की दुनिया में स्वच्छंद विचरण करने वाली उल्काओं को इसी श्रेणी में गिना जा सकता है। उन्हें स्वेच्छाचारता पसंद है। मिलजुल कर एक बड़े पिंड के रूप में सम्मिलित होकर बड़ा अस्तित्व बनाना उन्हें स्वीकार नहीं। इससे उनकी अहंता पर आघात जो आता है। समूह का श्रेय सबको मिलता है, पर जिन्हें एकाकी श्रेय लेने की अभिलाषा है उन्हें तो अपनी आपाधापी का ही ध्यान रहता है और अपनी ढाई चावल की खिचड़ी अलग पकाने में ही अच्छा लगता है। आकाश में आवारागर्दी करते हुए जहां तक स्वच्छंद विचरण करने वाली यह स्थिति है, उनका आकार ही नहीं लक्ष्य भी छोटा होता है। अतएव वे परिस्थितियों के एक झोंके में उलट पुलट हो जाती हैं और न केवल अपना अस्तित्व गवा बैठती हैं, वरन जहां भी उनके चरण पड़ते हैं वही विनाश उत्पन्न करती हैं। रात में कभी कभी तेजी से कोई तारा टूटता सा लगता है। वह प्रकाश की लकीर बनाता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर दौड़ता है और कुछ ही सेकंड की चमक दिखाकर एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचते पहुंचते लुप्त हो जाता है। इन्हें प्रायः अशुभ माना जाता है और किसी अनिष्ट की सूचना अथवा किसी महामानव की मृत्यु के साथ उसका संबंध जोड़ा जाता है। और भी कई तरह की अटकलें लगाई जाती हैं, पर वस्तुतः ये उल्काएं हैं जो स्वभावतः आकाश में अपने ढंग से अपनी कक्षा में भ्रमण करती रही हैं। उन्हीं में से कभी कोई भूल भटक कर पृथ्वी के समीप आ जाती है तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण से खिंचकर अपने वायुमंडल में चली आती है। इस वायुमंडल के घर्षण से वह अग्निवर्ण होकर जल भुनकर खाक हो जाती है। यही वह दृश्य है जिसमें चमकीली लकीर करती हुई आतिशबाजी की तरह हमें दिखती है और जिसे तारा टूटना कहा जाता है। अधिकांश उल्काएं छोटी होती हैं और हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते ही जल जाती हैं, पर उनमें कुछ बहुत बड़ी होती हैं जो पूरी तरह नहीं जल पाती और अधजली धरती से आ टकराती हैं। ऐसे उल्काखंड जहां तहां म्यूजियमों में एवं शोधशालाओं में संग्रहित हैं। अब तक उपलब्ध उल्काओं में से सबसे बड़ी ग्रीनलैंड में पाई गई थी, जिसका भार 36.5 टन और आयतन 11x7x5 फीट है। पिछले दिनों धरती पर सबसे बड़ा उल्कापात 30 जून 1908 को प्रातः 7 बजे साइबेरिया के ट्यूगूस वन प्रदेश में हुआ।
इसकी अग्निशिखा आकाश में 25 मील तक फैली। उसके कारण 400 वर्ग मील का प्रदेश पूर्णतः जल गया। उसमें ना कोई प्राणी बचा और ना पेड़ पौधा। यह अग्निपिंड कोई 1000 टन भारी था। इसके उपरांत एक और विकट उल्कापात 12 फरवरी 1947 को प्रातः 10:38 पर ताइगा वन प्रदेश में हुआ। यह अग्निपिंड घोर गर्जन करता हुआ उत्तर से दक्षिण की ओर दौड़ता चला आया और ओलिन की पर्वत श्रृंखला से जा टकराया। फलस्वरूप 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पूरी तरह खाक हो गया और वह उल्कापिंड भी टुकड़ों में बंटकर छितरा गया। जगह जगह गहरे गड्ढे बन गए। उसका वजन 100 टन से लगभग था। छितराए हुए टुकड़े जहां तहां मिले। उनमें से एक बड़ा टुकड़ा 1745 किलोग्राम का था। उल्काओं को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, पाषाण प्रधान और लौह प्रधान। किसी में मृदांश अधिक होता है तो किसी में धातु अंश की बहुलता होती है। धातुओं में लौह अधिक होता है, फिर भी निकेल, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, तांबा, क्रोमियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, सल्फेट, फास्फोरस, कार्बन आदि पदार्थ पाए जाते हैं। कुछ खनिज तथा रसायन उनमें ऐसे भी होते हैं जो अपनी धरती पर नहीं पाए जाते, इसलिए उनका नामकरण भी नहीं किया गया है। जो उल्काएं पृथ्वी के समीप हैं वे या तो खुद भटक जाती हैं या फिर पृथ्वी ही कभी उल्का समूह के पथ के समीप जा पहुंचती है तो उसका टकराव होता है। साधारणतः उल्काएं अपने पथ पर घूमती रहती हैं और पृथ्वी अपनी कक्षा में। एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने पर ही वह विभीषिका उत्पन्न होती है, जिसे उल्कापात के नाम से देखा या जाना जाता है। सन 1889 में पृथ्वी के समीप से इरोस नाम की उल्का धरती के बहुत पास से गुजरी थी। उसकी लंबाई 20 मील और चौड़ाई 10 मील थी। ये उल्काएं जब छोटी होती हैं तो पृथ्वी के वातावरण में आकर घर्षणजन्य ऊर्जा से जलकर नष्ट हो जाती हैं, पर जब वे अधिक बड़ी और अधिक कठोर होती हैं तो जलते झुलसते हुए भी अपना अस्तित्व बनाए रहती हैं और धरती से टकराकर उसे भारी क्षति पहुंचाती ही हैं। भूतकाल में ऐसी 8 उल्काएं समय समय पर पृथ्वी से टकराकर उसे भारी क्षति पहुंचा चुकी हैं। हडसन की खाड़ी के किनारे एक प्रख्यात गोल गड्ढा तथा जर्मनी में 17 मील चौड़ा राइन कैसल का गड्ढा इन उल्काओं से उत्पन्न हो सकने वाली विभीषिकाओं का परिचय देते हैं। यदि ऐसी उल्काएं ध्रुवीय क्षेत्र पर गिर पड़े तो पृथ्वी का सत्यानाश ही हो जाएगा। ध्रुवों की सतह पिघल पड़ेगी और समुद्र में बाढ़ आने से धरती के अनेक भागों में जल प्रलय का दृश्य उपस्थित होगा। चंद्रमा पर वायुमंडल झीना है, इसलिए वहां उल्काएं आसानी से गिरती रहती हैं और उन्होंने सुंदर चंद्रमा को खाड़ खड्डलों वाला बना दिया है। उल्काओं का उच्छृंखल एकाकीपन हर दृष्टि से भयानक है। संघबद्ध अनुशासन से ही नभ नक्षत्र अपनी गतिविधियां शांतिपूर्वक चला रहे हैं एवं मानव समाज की व्यवस्था बनी हुई है। प्रगति और शांति के लिए सहयोग और अनुशासन का सार्वभौम नियम सदा से ही अपना महत्व प्रतिपादित करता रहा है और यह तथ्य अनंत काल तक अपनी उपयोगिता सिद्ध करता ही रहेगा।